Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपके लिए पश्चिम बंगाल के चुनावों को डिकोड करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि वो बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे और इस राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं, वहां बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को हराना कितना मुश्किल होगा, आज ये आपको हम बताएंगे। चीन में हुई एक मैराथन में एक रोबोट ने इंसानों को हरा दिया और 21 किलोमीटर की इस रेस को सिर्फ 50 मिनट में पूरा कर लिया। अब दिमाग के साथ साथ रोबोट्स इंसानों को शारीरिक ताकत में भी हरा रहे हैं। क्या आने वाले कुछ वर्षों में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे? आज हम आपके लिए इस सवाल को डिकोड करेंगे, क्योंकि जब आप अपने बगल में किसी बहुत ही शक्तिशाली रोबोट को देखेंगे भविष्य में या आज भी, जो आपसे दिमाग में भी बेहतर है और शारीरिक ताकत में भी बेहतर है, तो इससे आप जरूर असहज महसूस करेंगे। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में चढ़ाई गई 20 टन चांदी में लगभग 95% चांदी नकली निकली। आज इस सवाल को डिकोड करेंगे कि श्रद्धालु जानबूझकर नकली चांदी चढ़ा रहे हैं या खरीदते समय ही उन्हें नकली चांदी मिल रही है। लेकिन आज शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है और पिछले 40 वर्षों में यहां मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में हर चौथा वोटर मुस्लिम है और इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक चुनाव में जीत और हार में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल के मुस्लिम फैक्टर को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वोटों के लिए अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी मुकाबला चल रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिले कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं और ममता बनर्जी के लिए वोट भी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बढ़ती आबादी की एक बड़ी वजह घुसपैठ भी है और इस बार भी चुनावों में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव पूरे पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करवाने का चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर वोट डाल रहे हैं। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी।
ওই বাইরে বিহারের লোকেরা এসে এখানে ভোট দেবে, উত্তরপ্রদেশের লোক এসে ভোট দেবে, তাদের যেখানে এসে তারা ভোট দেবে, আমার তো কোনো আপত্তি নেই। সবার নাম তুলেছেন, আমি ভবানীপুরেও দেখলাম, ভবানীপুরেও ভোট, 107 নম্বর ওয়ার্ডেও ভোট। ভাবেন কি আমরা ধরতে পারি না? শুনুন, আমরা অন্য পার্টির মতো নই, আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করে বেঁচে থাকি। তাই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমিও আপনাদের ছাড়বো না। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि भारत में वो टॉप 5 राज्य कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो देखिए, भारत में इस समय सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी असम में है 34%, और इनकी संख्या है लगभग 1 करोड़ 6 लाख। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जहां की टोटल आबादी का 27% मुस्लिम आबादी है, और वहां पर 2 करोड़ 47 लाख मुस्लिम रहते हैं। तीसरे नंबर पर केरलम है, जहां पर 26.6% मुस्लिम आबादी है, और यह संख्या है लगभग 88 लाख। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, और उनकी संख्या है 3 करोड़ 85 लाख। और बिहार में लगभग 17% मुस्लिम आबादी है, और उनकी संख्या है लगभग 1.25 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या के मामले में प्रतिशत या आबादी दोनों लिहाज से पश्चिम बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में लगभग हर चौथा वोटर मुस्लिम है। पिछले 40 वर्षों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इस समय पश्चिम बंगाल की लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का गहरा असर है। यानी ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 120 सीटें। वर्ष 1971 में पश्चिम बंगाल में लगभग 44% विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा थी। लेकिन वर्ष 2011 में ये बढ़कर 69% हो गई। 69% ऐसी विधानसभा सीटें थीं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। तो सोचिए कितनी बढ़ गई। 28% विधानसभा सीटें ऐसी हैं वहां जहां मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। यानी 1971 से लेकर 2011 के बीच इन 40 वर्षों में पश्चिम बंगाल के ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर्स की संख्या बहुत बढ़ी है, और नई जनगणना में तो ये संख्या आपको और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 की हुई थी, और उसी के ये आंकड़े हैं। अब जो 2026 में चल रही है उसमें ये आंकड़े आपको और भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कैसे बदला है। अंग्रेजों के समय वर्ष 1901 से 1941 के बीच पश्चिम बंगाल में तब तो संयुक्त बंगाल था, मुस्लिम आबादी लगभग 26% थी। उस समय संयुक्त बंगाल था, और बांग्लादेश भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर 1947 में आज़ादी के बाद पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो आज का बांग्लादेश है। उस समय बड़ी संख्या में मुसलमान वहां पर चले गए, और इस वजह से वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी घटकर लगभग 19% रह गई। तो यहां आप देखिए, पहले ज्यादा थी क्योंकि संयुक्त बंगाल था, फिर बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हो गया। उसके बाद काफ़ी बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, और 1951 में पहली बार आपको पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी कम दिखाई दे रही है। लेकिन फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में फिर से बढ़ने लगी। वर्ष 2011 तक ये बढ़कर लगभग 27% हो गई। तो 1901 से 1941 तक 26% थी जब संयुक्त बंगाल था, यानी आज़ादी से पहले अविभाजित संयुक्त बंगाल में मुस्लिम आबादी का जितना प्रतिशत था, अब उससे भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो चुका है। वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के जब हम विश्लेषण करते हैं इससे, तो पता चलता है कि इस समय मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम वोटर्स की वजह से ममता बनर्जी की जीत बहुत आसान हो जाती है। अब आप पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 6 जिलों के पिछले चुनाव नतीजे देखिए। पहला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है, और यहां 22 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 20 सीटें जीती और बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीती।
मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है, यहां पर 12 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 8 सीटें जीती। यहां पर आप देख लीजिए, मालदा में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, माफ कीजिएगा। मालदा में उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है और यहां भी 9 में से सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई और 7 सीटें टीएमसी ने जीत ली। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है और यहां 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 1 सीट यहां पर जीत पाई। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक बड़ा जिला है, जहां 31 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 0। और तब अगर आप देखें तो टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी। एक और मुस्लिम आबादी वाला जिला है नादिया। यहां मुस्लिम आबादी थोड़ी कम है, 26% के आसपास है और बीजेपी इस जिले में 17 में से 9 सीटें तब जीत गई थी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें इन्हीं 6 जिलों में आती है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 102 में से 83 सीटों पर जीत हासिल की, यानी ये 81% है, जबकि बीजेपी यहां सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। इस बार हो सकता है कि मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हों, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले में ही हुमायूं कबीर ने अब एक अलग बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से ये लोग राम मंदिर नहीं बनने देते थे। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर फबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी कम है, वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है और जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां बीजेपी बुरी तरह से हारती है। अब आप वर्ष 2021 में कुछ ऐसे जिलों के चुनावी नतीजे देखिए जहां मुस्लिम आबादी कम है और देखिए कैसे यहां तस्वीर बदल जाती है। दार्जिलिंग जिले में सिर्फ 6% मुस्लिम आबादी है। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें जीती, जबकि टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पुरुलिया जिले में लगभग 8% मुस्लिम आबादी है और यहां बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीती। वो इसलिए क्योंकि यहां सिर्फ 8% से भी कम मुस्लिम आबादी है। बांकुरा में भी 8% मुस्लिम आबादी है लगभग, और इस जिले में भी बीजेपी ने 12 में से 8 सीटें जीती। यानी दार्जिलिंग, पुरुलिया और बांकुरा जहां मुस्लिम आबादी कम है, वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 70% है और ममता बनर्जी की जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और इस बार उसकी नजर भी ममता बनर्जी के इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स से काफी उम्मीद है
और इसीलिए पिछले 5 वर्षों में पहली बार राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार किया और ये तीनों सीटें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं। उत्तर दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है, मालदा में 51% और मुर्शिदाबाद में तो 66% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में इन तीनों जिलों में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार उसे उम्मीद है कि शायद वो ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक को काटेगी, उसे विभाजन उसका कर देगी। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिले कांग्रेस का असल में एक परंपरागत वोट बैंक पहले से रहे हैं। जैसे 2016 के चुनाव में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने 22 में से 14 सीटें जीती थी, जबकि मालदा में 12 में से 8 सीटें उसने जीती थी। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए कि कैसे 70 वर्षों में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया। 1951 में कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटें जीती, जबकि 70 साल बाद 2021 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 150 से 0 पर आ गई। वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, जहां मुस्लिम वोटर्स में बिखराव अब बहुत कम है और एक मुश्त वोट मुस्लिम वोटर्स तृणमूल कांग्रेस को देते हैं। पहले इसमें विभाजन हो जाता था। पहले क्या होता था कि मुस्लिम वोटर्स 3 हिस्सों में बढ़ जाते थे, एक टीएमसी को देता था, एक लेफ्ट को देता था, एक कांग्रेस को देता था। पश्चिम बंगाल में अब एक दिन के बाद यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन अभी से ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा ना हो? आज पश्चिम मिदनापुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया है। इस बार चुनाव में हिंसा रोकने और निष्पक्ष वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कई बड़े फैसले किए हैं। जैसे पहला, आज शाम 6 बजे से लेकर 24 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बाइक्स पर, मोटरसाइकिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वहां पर आप बाइक नहीं चला सकते। पिछले चुनाव में बाइक की मदद से हिंसा फैलाने की कई घटनाएं हुई थी और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दूसरा, निष्पक्ष वोटिंग के लिए इस बार पोलिंग बूथ के चारों तरफ 100 मीटर का एक घेरा बनाया जाएगा। इस 100 मीटर के घेरे में वोटर्स के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरा, वोटर्स की भी एक नहीं बल्कि 2 बार जांच की जाएगी, पहला 100 मीटर के घेरे के बाहर और दूसरी बार पोलिंग बूथ के अंदर। केंद्रीय बलों के जवानों और राज्य पुलिस के पास इस बार बॉडी कैमरा होगा जो उनकी बॉडी पर लगा होगा और इस कैमरे से पोलिंग बूथ की सुरक्षा और बेहतर होगी। पांचवी बात, इस बार चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय जो सुरक्षा बल जो हैं अब हर स्थिति में स्थानीय पुलिस पर निर्भर नहीं रहेंगे और वो हालात के मुताबिक अब अपने आप से फैसला लेकर कोई भी कार्रवाई कर पाएंगे। भारत के लोग अक्सर पाकिस्तान को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना ही बड़ा खतरा भारत के पूर्व में भी है। तो हमारे 2 बॉर्डर हैं, एक पश्चिम में जो पाकिस्तान से मिलता है और एक बॉर्डर हमारा है पूर्व में, सीमा हमारी पूर्व में है, वो भी हमारे लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है। भारत का बंटवारा होने से 42 वर्ष पहले यानी वर्ष 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल में सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1946 में भारत के सिर्फ 2 राज्यों में उस समय मुस्लिम लीग की सरकारें बनी थी और ये 2 राज्य कौन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की सरकारों को चुना था? ये राज्य थे बंगाल और सिंध। इसके अलावा मुस्लिम बहुल पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग की नहीं बनी थी। जबकि मुस्लिम बहुल आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे पता चलता है कि मुस्लिम बहुल वाले सिर्फ 2 इलाके, बंगाल और सिंध ने ही उस समय मुस्लिम लीग को चुना था। बंटवारे के समय भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी शुरुआत भी बंगाल से ही हुई थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, जिसके बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इस दौरान 16 से 19 अगस्त 1946 के बीच कलकत्ता में लगभग 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे इतिहास में ग्रेट कैलकाटा किलिंग कहा जाता है। धीरे धीरे यह आग पूरे देश में फैल गई, जिसकी वजह से आखिरकार भारत का बंटवारा हुआ। आज़ादी के बाद ही जहां भारत का पश्चिमी बॉर्डर सील हो गया, वहीं पूर्व में
भारत का बॉर्डर अब भी पूरी तरह से सील नहीं हो पाया है और वहां से लगातार घुसपैठ हो रही है। और यही कारण है कि असम और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां की जनसंख्या में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है और मुसलमानों की संख्या इन दो राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ी है। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ही है। सुरक्षा के लिहाज से आज पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज हम मुस्लिम वोटर्स का ऐसा विश्लेषण क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स बुरा ना माने बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी कोई दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। हम सिर्फ आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मुस्लिम वोटर्स, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में वही जीतेगा जिसे मुस्लिम वोटर्स चाहेंगे। अभी तक यही होता आया है। अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो ये एक अपवाद है। इस बार अगर बीजेपी जीत गई और ममता बनर्जी हार गई तो ये पश्चिम बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर्स की मर्जी के खिलाफ होगा। इसीलिए इस वोट बैंक का, इस फैक्टर का विश्लेषण करना, इसे डिकोड करना इस चुनाव को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी का जो अभी तक बिजनेस मॉडल रहा है, जो अभी तक उनका फॉर्मूला रहा है, जिसकी वजह से कोई उन्हें हरा नहीं पाया, वो फॉर्मूला यही है 27% मुस्लिम आबादी। और इसीलिए आज इस 27% आबादी को हमने आपके लिए डिकोड किया है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी पर एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी बताया है। तमिलनाडु में AIADMK और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. मल्लिकार्जुन खड़गे की जो उम्र है लगभग 83 वर्ष है। वो इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्हें बहुत अनुभव है, बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, इस देश की राजनीति को उन्होंने देखा है। फिर भी इतने अनुभवी नेता के मुंह से इस प्रकार का शब्द निकलना अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि ज़ुबान पर कई बार वही शब्द आते हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे होते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में हो सकता है, उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक इतनी गहरी नफरत है जिसकी वजह से ये शब्द उनकी ज़ुबान से निकल गया। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में जब इस बयान पर बहुत विवाद बढ़ गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी सफाई दी। ये देखो, ये झूठ है। मैं PM के खिलाफ नहीं बोला। PM जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा, ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ED का छापे पड़ रहे हैं और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता के नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान किसी नेता की छवि खराब करना या उस पर आपत्तिजनक बयान देना नियमों के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है।
आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है, और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं, और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस प्रकार की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने इससे पहले वर्ष 2014 में उन्हें चायवाला कहा था, इससे पहले मौत का सौदागर बताया था। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे भी ज़्यादा खराब शब्दों का प्रयोग किया है। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है जैसे आपत्तिजनक शब्दों का नारा दिया था। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनका भी अपमान किया था। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके राहुल गांधी को खुश करने और अपने नंबर बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा उनका विरोध करेंगे, कांग्रेस का जो हाई कमांड है यानी गांधी परिवार और राहुल गांधी, वो उतने ही ज़्यादा उनसे प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसी टिप्पणियों से हर बार प्रधानमंत्री मोदी को ही फ़ायदा होता है और कांग्रेस पार्टी अभी तक इससे कभी कोई सबक ले नहीं पाई। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश और जनता की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है, और 22 अप्रैल ऐसी एक तारीख है। पिछले वर्ष इसी दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 लोगों की जान ले ली थी। ये वो दिन है जो पूरे देश की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। पहलगाम में जिस स्थान पर यह हमला हुआ था, अब वहाँ एक शहीद स्मारक बना दिया गया है, और इस स्मारक पर उन 26 लोगों के नाम लिखे हैं जो आतंकवादियों के इस बर्बर हमले में मारे गए थे। यानी 26 परिवारों का दर्द और 26 अधूरी जिंदगियां अब इस एक स्मारक की दीवार पर सिमट गई हैं। भारत अब ऐसा दोबारा कभी नहीं रहेगा जैसा पहलगाम से पहले था। पहलगाम के बाद भारत कैसे बदल गया है, अगर आपको भी ये समझना है तो भारतीय सेना का ये संदेश आप पढ़िए। इसमें लिखा है, सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड, इंडिया डज नॉट फॉरगेट। हिंदी में इसका मतलब है कुछ सीमाओं को कभी भी पार नहीं करना चाहिए और भारत कभी भूलता नहीं है। भारतीय सेना ने इस संदेश से ये चेतावनी दी है कि अगर किसी ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहलगाम पर हमला एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आतंकवाद पर भारत की सोच और सुरक्षा नीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि अब आतंकवादी हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा, और फिर भारत अपने तरीके से इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ नए भारत का पहला ऐसा जवाब है। तब भारत ने सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया था इन अड्डों पर, और इससे पहले पाकिस्तान ने किसी आतंकवादी हमले की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई थी। पाकिस्तान की आदतें खराब हो गई थी।
पाकिस्तान ये सोचता था कि वो भारत पर हमले करता रहेगा, भारत के लोगों का खून बहाता रहेगा और भारत कुछ नहीं करेगा। और पाकिस्तान को इस बार मजबूर होकर 4 दिनों के बाद खुद ही भारत से युद्ध विराम का अनुरोध करना पड़ा। भारत की नई सोच लंबा युद्ध लड़ने की नहीं, बल्कि कम से कम समय में तेज और सटीक एक्शन लेने की है। आतंकवाद के खिलाफ अब सीधा और स्पष्ट जवाब देने वाली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। नया भारत अब आतंकवादी हमले के बाद महीनों तक सोचता नहीं रह जाता, फैसला लेने में महीनों और वर्षों का समय नहीं लगाता, बल्कि इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि जवाब हर हाल में देना होगा, तुरंत देना होगा और जबरदस्त देना होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो पहलगाम हमले के बाद हमारे देश में आया है। वैसे तो हम आपको अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबरें लगातार दिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की एक और बहुत बड़ी परेशानी आज दुनिया को पता चली है। अमेरिका में पिछले 4 वर्षों में 11 बड़े वैज्ञानिक या तो गायब हो चुके हैं या फिर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो चुकी है। और इन सभी वैज्ञानिकों में एक बात कॉमन है कि ये न्यूक्लियर, स्पेस या फिर अमेरिका की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सारे मामलों को सिर्फ संयोग कहा जा सकता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका की राष्ट्रीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI और अमेरिका की संसद मिलकर अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके वैज्ञानिक तय करते हैं और अगर वही वैज्ञानिक एक एक करके गायब होने लगे, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो खतरा सिर्फ आम लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य पर होता है। President Trump, there are these 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. Is it possible that some foreign adversary is in the United States scooping these people up? Well, you know, Biden had open borders. It wasn't very hard to get here, but we've gotten many of them out. You know, we've caught many, many people, many very bad people, including thousands of murderers that we've taken out of our country, thousands of drug lords that we've taken out of our country, hundreds of thousands of prisoners that were let into the U.S. that we've taken out of our country. As far as the scientists are concerned, we'll probably have a pretty good answer over the next week. जिन 11 बड़े अमेरिकी वैज्ञानिकों की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 5 आज भी गायब हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पर शक क्यों होता है। तो पहला मामला देखिए, मोनिका रेजा। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में रॉकेट इंजन पर रिसर्च करने वाली टीम की एक प्रमुख थी, यानी अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। पिछले वर्ष जून में मोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर घूमने गई और फिर वहां अचानक गायब हो गई और आज तक इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दूसरे हैं मेजर जनरल विलियम नील। इन्होंने वैज्ञानिक मोनिका रेजा के साथ काम किया था और मोनिका के गायब होने के लगभग 8 महीने के बाद ये भी अपने घर से निकलने के बाद अचानक गायब हो गए। विलियम नील अंतरिक्ष के हथियारों से जुड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तीसरे हैं एंथनी शावेज। इन्हें मई 2025 में आखिरी बार देखा गया था। लगातार तलाश करने के बाद भी आज तक इनकी कोई जानकारी नहीं मिली। वो अमेरिका की लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के पूर्व वैज्ञानिक थे और लॉस एलमोस एक ऐसी सीक्रेट हाईटेक लेबोरेटरी है जहां परमाणु हथियार, AI, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब पर एडवांस्ड रिसर्च की जाती है। चौथे हैं एमी एस्क्रिच। ऐसा दावा किया गया कि जून 2022 में इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अब तक इस केस की पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अपनी मौत से ठीक पहले इस वैज्ञानिक ने कहा था कि मानसिक दबाव डालकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ये
एंटी ग्रेविटी पर काम कर रहे थे, और यानी एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो गुरुत्वाकर्षण के असर को कम या फिर खत्म कर सकती है। और बाकी के 7 वैज्ञानिकों के मामले में ही बड़े अजीब दिखाई देते हैं। एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद उनके हत्यारे ने भी आत्महत्या कर ली थी, और एक वैज्ञानिक का शव उनकी मौत के कई महीनों के बाद मिला था। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी पहले भी इस प्रकार की वैज्ञानिकों की हत्याएं हो चुकी हैं। वैज्ञानिक असल में हर देश में देश के दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। वर्ष 1960 के दशक में इजिप्ट ने जर्मनी के वैज्ञानिकों को लाकर एक मिसाइल बनाने की कोशिश की। तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन वैज्ञानिकों को धमकी दी और उन पर बॉम्ब से हमले की कोशिश की। बाद में जर्मनी के एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक डर गए और वो इजिप्ट छोड़कर भाग गए। वर्ष 1980 में इराक के परमाणु कार्यक्रम के एक मुख्य वैज्ञानिक की पेरिस के एक होटल में हत्या कर दी गई। उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, इसलिए शक खुफिया एजेंसियों पर ही जाता है। वर्ष 1990 में कनाडा के एक इंजीनियर जेराल्ड बुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इराक के लिए एक ऐसी तोप बना रहे थे जो 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लगभग 19 वैज्ञानिकों को वर्ष 2010 से 2025 के बीच मार दिया गया, और ऐसा माना जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही इनकी हत्या की थी। इसी तरह आपको याद होगा हमारे देश में भी वर्ष 1966 में भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक एजेंट रॉबर्ट क्राउली ने यह कबूल किया था कि उस प्लेन में बम विस्फोट कराकर उनकी हत्या की गई। हालांकि CIA ने आधिकारिक तौर पर कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ वैज्ञानिक पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं? कितनी ताकत होती है इन वैज्ञानिकों के हाथ में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और अमेरिका दोनों ही परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब हिटलर के अत्याचार की वजह से कई बड़े यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। इन वैज्ञानिकों की मदद से ही अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बन गया। अगर इन वैज्ञानिकों की मदद से उस जमाने में हिटलर जर्मनी में रहकर परमाणु बम बना लेता तो आज शायद जर्मनी ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता। अब आगे चलते हैं, और आपको अभी तक तो हमने आपको जो बताया वो ये कि पीछे क्या होता रहा है, लेकिन अब आपका भविष्य दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे चीन में एक रोबोट ने मैराथन में इंसानों को हराकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 19 अप्रैल को चीन के बीजिंग में एक अनोखी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें इंसानों के साथ रोबोट्स भी दौड़ रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में रोबोट्स ने इंसानों को हरा दिया। लाइटनिंग नाम के एक रोबोट ने 21 किलोमीटर की ये रेस सिर्फ 50 मिनट और 26 सेकंड में पूरी कर ली, और इसी रेस को चीन के एक युवक ने 1 घंटे 7 मिनट और 47 सेकंड में पूरा किया। यानी इंसान को रोबोट के मुकाबले लगभग 17 मिनट ज्यादा लगे इस रेस को पूरा करने में। अभी आपने मैराथन देखी, आगे आपको हम रोबोट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जल्दी से आपको मैराथन का इतिहास बताते हैं। ये मैराथन रेस कहाँ से शुरू हुई? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 490 ईसा पूर्व में पर्शियन साम्राज्य ने ग्रीस पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में कमज़ोर ग्रीस की सेना ने ताकतवर पर्शियन सेना को पराजित कर दिया, और ये लड़ाई ग्रीस की हिम्मत और आज़ादी का एक प्रतीक बन गई। जिस इलाके में ये युद्ध हुआ था उस इलाके का नाम है मैराथन, और युद्ध के बाद ग्रीस का एक सैनिक बिना रुके लगभग 42 किलोमीटर दौड़ते हुए ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचा,
और वहां पर पहुंचकर उसने ग्रीस की सेना की इस जीत की घोषणा की। थकान की वजह से इस सैनिक की मौत हो गई क्योंकि वो लगातार 42 किलोमीटर तक दौड़कर जा रहा था, सिर्फ ये खबर सुनाने के लिए कि उसकी सेना युद्ध जीत गई है। और इसी से प्रेरणा लेकर वर्ष 1896 में ग्रीस में पहले ओलंपिक गेम्स में 42 किलोमीटर की इस दौड़ को, जिसे हम मैराथन कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम मैराथन इसीलिए रखा गया। अब वापस आते हैं रोबोट्स पर। मैराथन में एक रोबोट का इंसानों को हरा देना कोई छोटी घटना नहीं है। आप इसे रोबोट युग का एक ऐतिहासिक मोड़ भी कह सकते हैं। एक ऐसा ही ऐतिहासिक मोड़ आज से 30 वर्ष पहले 1996 में आया था, जब एक कंप्यूटर ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। तब शतरंज के इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और शतरंज के बादशाह उस समय कहे जाते थे गैरी कास्परोव, और उन्हें IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने हरा दिया। वर्ष 1996 में कंप्यूटर ने दिमाग से इंसानों को हराने की शुरुआत की और अब 30 साल बाद रोबोट्स इंसानों को शारीरिक दमखम में भी हरा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है रोबोट्स की लगातार बढ़ती रफ्तार। इस रोबोट को मैराथन पूरा करने में सिर्फ 50 मिनट लगे, जबकि वर्ष 2025 में ऐसे रोबोट्स को लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे थे इसी मैराथन को पूरा करने में। इससे पहले टेक्नोलॉजी की क्रांति से हमें डर नहीं लगता था। तेज रफ्तार से चलने वाले प्लेन्स और बुलेट ट्रेन्स आए, लेकिन उनकी रफ्तार इंसानों के लिए कोई चुनौती नहीं थी। आज दुनिया भर में ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन अब इंसान जैसा दिखने वाला एक ताकतवर रोबोट अगर आपकी बगल में आकर बैठ जाए या आपसे तेज भागने लगे, आपसे ज्यादा शारीरिक शक्ति उसके अंदर हो, तो मन में एक डर ये जरूर पैदा करता है, क्योंकि अब ये रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों से बेहतर सोचते हैं, इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं और इंसानों से बेहतर और तेज काम भी कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा। रोबोट्स की ताकत और रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब ये इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर विकल्प बन चुके हैं। हालांकि इस प्रकार के जो रोबोट्स हैं, जिन्हें आप ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, इनकी संख्या आज भी दुनिया में बहुत कम है। अगर इंसानों की तरह दिखने और काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हम बात करें तो वर्ष 2025 में पूरी दुनिया में सिर्फ 14,500 रोबोट्स बिके थे, जिसमें से 90% मेड इन चाइना थे। मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क ये कह चुके हैं कि उनकी कंपनी टेस्ला हर साल अब 10 लाख रोबोट्स बनाएगी, और वो तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक वर्ष 2050 तक लगभग 100 करोड़ रोबोट्स दुनिया भर में काम कर रहे होंगे, और ये इंसानों की नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सबसे खास बात यह है कि रोबोट्स कभी थकते नहीं, छुट्टी नहीं लेते, इनका रख रखाव मेंटेनेंस बहुत सस्ता है। इंसानों की तरह रोबोट्स कभी अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी नहीं करते। आपने हॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहां इंसानी सभ्यता और रोबोट्स और AI के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, और AI से चलने वाले ये रोबोट्स इस पृथ्वी से इंसानों को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और क्या पता कि ये भविष्य में सच भी हो जाए। रोबोट शब्द वर्ष 1920 में अस्तित्व में आया था, और तब इसका मतलब था गुलाम मजदूर। चेकोस्लोवाकिया के एक बड़े मशहूर लेखक थे जिनका नाम था कारेल चापेक। उन्होंने पहली बार रोबोट शब्द का प्रयोग किया था। उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में मशीनें लग रही थीं, और औद्योगिक क्रांति की वजह से उस समय यह डर था कि इंसान अब मशीन बनते जा रहे हैं। लेकिन आज डर यह है कि अब मशीनें ही इंसान को बेकार ना कर दें। वर्ष 2060 तक होटल्स, कस्टमर सर्विस और हेल्थ केयर में इंसानों का करीब 50% काम रोबोट्स संभालने लगेंगे, और फैक्ट्रीज में इंसानों का लगभग 20% काम रोबोट्स कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर रोबोट्स इंसानों जैसा हर एक काम करने लगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? फैक्ट्री से निकलकर ये रोबोट्स हमारे घरों में भी आ सकते हैं। रोबोट्स अभी मददगार हैं, लेकिन अगर रोबोट्स पर इंसान का कंट्रोल कभी नहीं रहा तो भविष्य में वो इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि अगला युद्ध 2 देशों की सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि इंसान और रोबोट्स के बीच हो, कौन जानता है।
500 वर्षों में दुनिया कितनी बदल जाती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कैसे हमारे यहाँ कुछ वर्ष, कई सौ साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई, पहली बार लोगों ने मशीन देखी और आज हम उस पहली मशीन से लेकर कहां तक आ गए हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि 500 वर्षों में दुनिया कैसे बदलती है। आज से ठीक 500 साल पहले 21 अप्रैल 1526 को, आप सोचिए आज के दिन वर्ष 1526 में मुगल आक्रमणकारी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की सेना छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी और विशाल थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे शक्तिशाली हाथी थे उनकी सेना में। लेकिन बाबर के पास 6 तोपें थीं जो इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। इन तोपों के धमाकों से इब्राहिम लोदी के हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को उन्होंने कुचल दिया। इस युद्ध में बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। एक छोटा सा AI वीडियो आपके लिए बनाया है, देखिए। तो उस समय बाबर के पास ये तोप थी और भारत में किसी भी सेना ने इस तरह की टेक्नोलॉजी देखी नहीं थी। और लोग जब बाबर की सेना आ रही थी अफगानिस्तान से, तो उस समय कहा जा रहा था कि वो इतनी बड़ी विशाल तोपों को इतने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए कैसे लेकर आएंगे। लेकिन बाबर ने ये सुनिश्चित किया कि वो कम से कम 6 तोप अपने साथ रखेगा और वो उन तोपों का लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। और इन्हीं तोपों की वजह से बाबर की जीत हुई। यानी लड़ाई सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती शुरुआत से ही, बल्कि किस सेना के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे नए लेटेस्ट हथियार हैं, ये इससे तय होता है। आज से 500 वर्ष पहले जो काम इस तोप ने किया, इसी तरह आज की लड़ाई में मिलिट्री टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण बन गई है और वही काम आज AI कर रहा है। आज अगर आपने देखा हो तो अमेरिका की सेना ईरान में AI का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रही है। आज वही काम ड्रोन कर रहे हैं। भविष्य और विज्ञान के बाद अब बात करते हैं आस्था की। माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज एक अलग प्रकार की खबर मैं आपको बता रहा हूं। वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसमें कैश होता है और सोना चांदी भी होता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास श्रद्धालुओं के चढ़ावे की लगभग 20,000 किलोग्राम चांदी इकट्ठा हो गई थी। इस समय चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 20,000 किलोग्राम चांदी की कीमत हुई लगभग 500 करोड़ रुपए। श्राइन बोर्ड ने इस चांदी को पिघलाने के लिए एक सरकारी टकसाल में भेज दिया और 70 किलोग्राम चांदी की जो आखिरी खेप श्राइन बोर्ड ने भेजी टकसाल में, उसे पिघलाने के दौरान यह पता चला कि इसमें सिर्फ 5% चांदी ही असली है और बाकी 95% चांदी नकली और मिलावटी है। टकसाल में 70 किलोग्राम चांदी को पिघलाने पर सिर्फ 3 किलोग्राम चांदी असली निकली, यानी 500 करोड़ रुपए के बदले इस चांदी की जो कीमत है वो सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए रह गई। चांदी में जो नकली धातु मिलाई गई थी, उस धातु का नाम है कैडमियम। असल में कैडमियम का रंग बिल्कुल चांदी जैसा ही होता है। इस समय 1 किलोग्राम कैडमियम की कीमत है 500 रुपए, यानी 500 रुपए में 1 किलोग्राम कैडमियम आपको मिल जाएगा। लेकिन चांदी की जो कीमत है वो है 1 किलोग्राम की 2.5 लाख रुपए। तो कहां 2.5 लाख रुपए और कहां 500 रुपए।
इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के नियमों के मुताबिक लोगों के उपयोग में आने वाले सामानों में कैडमियम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये जो कैडमियम है ये बहुत जहरीली होती है, ये जहरीला पदार्थ है, इस पर बैन लगा हुआ है। वैष्णो देवी में नकली चांदी का चढ़ावा मिलने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, श्रद्धालुओं ने जानबूझकर चढ़ावे में नकली चांदी दे दी, और दूसरा, श्रद्धालु खुद भी इस बात से अनजान थे कि उन्हें बाजार में जो उन्होंने चांदी खरीदी है या दुकान से उन्होंने जो चांदी खरीदी वो पहले से ही उन्हें नकली चांदी मिल रही थी। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास में बहुत सारे दुकानदार बैठते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ चांदी बेची जाती है। और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं, जब वो वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं तो आसपास की दुकानों से चांदी के सिक्के खरीद लेते हैं। और हो सकता है कि इन श्रद्धालुओं ने वहीं से ये चांदी खरीदी हो और वहाँ पर दुकानों में उन्हें नकली चांदी दे दी गई हो। ये चांदी की बजाय कैडमियम के सिक्के उन्हें दे दिए गए हों, क्योंकि इससे पहले देश के किसी और बड़े मंदिर में नकली चांदी की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। यानी ये पहला मामला है। आमतौर पर जब भी हमें चांदी के सिक्के या चांदी के बर्तन कहीं से मिलते हैं तब हम कभी भी उनकी शुद्धता की जांच नहीं करवाते। आमतौर पर भारतीय घरों में ऐसा ही होता है। हम चांदी के सिक्के लाते रहते हैं, चांदी के बर्तन लाते रहते हैं, चांदी का और सामान लाते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं कराते। जबकि जब हम सोना खरीदते हैं, सोने का कोई जेवर खरीदते हैं, सिक्का खरीदते हैं, तो न जाने कितनी जगह से उसकी जांच कराते हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई सोना खरा होना चाहिए, सोना शुद्ध होना चाहिए, लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो चांदी खरीद रहे हैं वो नकली है, वो चांदी नहीं है बल्कि चांदी जैसा दिखने वाला कैडमियम है, जो 500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बाजार में बिक रहा है। और फिर उन्होंने उसी चांदी को लेकर माता के दरबार में चढ़ा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ के लिए अक्सर सस्ती वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी हमारे देश में कुछ लोग हैं। जैसे हम खाने के लिए महंगा देसी घी खरीदते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए जो देसी घी इस्तेमाल होता है वो हम सस्ती क्वालिटी का घी खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए आपने बाज़ारों में देखा होगा कि बाज़ारों में अलग से पूजा घी आपको बेचा जाता है और उस पर लिखा होता है कि ये पूजा वाला घी है, और ये खाने वाले घी से बहुत सस्ता भी होता है, और ये कहा भी जाता है कि ये पूजा वाला घी है, इसे आप खा नहीं सकते। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जो चांदी चढ़ावे में चढ़ रही थी उसमें से ज़्यादातर चांदी नकली निकली। चारधाम यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है और कल यानी 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा से पहले दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, चारधाम यात्रा में पहली बार गैर हिंदुओं को इस बार प्रवेश नहीं मिलेगा, और दूसरा, मंदिर परिसर में कोई भी श्रद्धालु अब मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकेगा। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसर और गर्भगृह में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगा दी है। इसकी दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहला, सनातन संस्कृति की रक्षा। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कई बार विवाद पहले भी हो चुका है। गैर हिंदुओं को पूजा पाठ और मंदिर की धार्मिक मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं होता। कई बार वो उसे ठेस पहुंचाते हैं और दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानियां होती हैं। इसलिए मंदिर की धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए इस बार पहली बार गैर हिंदुओं पर रोक लगा दी गई है। फैसला तो पहले हो चुका था, लेकिन अब ये फैसला पहली बार लागू होने वाला है। और दूसरा है मंदिर में रील्स और वीडियोस बनाने पर रोक। मंदिर परिसर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचाने और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। केदारनाथ मंदिर में कपाट खुलने से पहले आज विशेष पूजा की गई। आज पंचमुखी बाबा केदार की डोली केदारनाथ मंदिर पहुंच गई है और 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। आप चाहें तो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 19,50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि पिछले साल 17,70,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी।
अब 19 लाख से भी ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा करेंगे, लेकिन 1990 के दशक में चार धाम के यात्रियों की संख्या सिर्फ 1.25 लाख के आसपास थी। वर्ष 1990 में 1,17,000 श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की थी। ये वो दौर था जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था और उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास थी। 2003 में 2,80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और पहले चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए ये जो यात्रा थी ये बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि सड़कें और रास्ते उस समय अच्छे नहीं थे और चार धाम तक पहुंचना, केदारनाथ या बद्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचना किसी तपस्या से कम नहीं था। लेकिन अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चार धाम की यात्रा करना पहले से बहुत आसान हो गया है और अब 1 हफ्ते के अंदर ही ये यात्रा पूरी हो जाती है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब इस यात्रा पर जाते हैं। लेकिन आज हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आज से कुछ वर्ष या कुछ दशक पहले तक बहुत कम लोग वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन वही लोग जाते थे जो वाकई में दिल से श्रद्धालु हुआ करते थे, जो दिल से मानते हैं भगवान को और जो सच्चे श्रद्धालु थे वो वहाँ पर जाया करते थे और जो रास्ते में मुश्किलें आया करती थी उसे वो एक तपस्या के तौर पर लिया करते थे, क्योंकि भगवान के दर्शन करना वैसे भी बहुत कठिन है। उससे पहले जो तपस्या करनी पड़ती है, ये रास्ते की कठिनाइयाँ उस तपस्या का हिस्सा थी। लेकिन अब सब कुछ आसान हो चुका है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं जो कि बहुत श्रद्धालु नहीं है। कोई रील बनाने के लिए चला जाता है, कोई ब्लॉगर है वो अपना कंटेंट बनाने के लिए चला जाता है, कोई सिर्फ इसलिए चला जाता है कि चलो घूम कर आते हैं। इसलिए अब लोगों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है और इसीलिए कई बार आपको वहाँ पर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो इस भारी भीड़ की वजह से बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी चाल पर शक मत कीजिए। सबकी किस्मत की घड़ी का समय अलग होता है। नमस्कार।